के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए है, जो हमारे MCL के स्टेक होल्डर्स के लिए हमने देखा है। इसमें एक जो चीज है वो ये है कि हमारा जो बिजनेस है वो हमने सेट किया है एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ मासेस। तो हमारे कोई भी बिजनेस एक्टिविटी से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जिंदगी में एक वैल्यू ऐड हम करने जा रहे हैं। तो यही बिजनेस जो जिसने सेटअप किया है, उसी बिजनेस मॉडल के अभी मैं बुलाना चाहूंगी रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम घोलप सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैडम। और दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम घोलप फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और MCL परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, 4 दिन पहले हमने एक दिन मनाया, राष्ट्रीय पंचायत राज दिन। हर साल 24 अप्रैल को यह दिन मनाया जाता है। 2010 से इस दिन की शुरुआत हुई। ये इसलिए मनाया जाता है कि जिस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर, जिस ब्लूप्रिंट के ऊपर आज हमारे पूरे देश में पंचायत राज मनाया जाता है या हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो पंचायत राज, उसका पूरा डिटेल एक घटना दुरुस्ती, एक कायदा हुआ था 1992 में। 73वीं 73rd घटना दुरुस्ती का वो कायदा था, जिसमें ये पंचायत सिस्टम का पूरा सिस्टम तैयार करके हमने स्वीकृत किया। जिस दिन उसको स्वीकृत किया वो था 24 अप्रैल। और फिर 2010 से हम ये 24 अप्रैल हमारे राष्ट्रीय पंचायत राज दिन करके हम लोग समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों, कोई भी अगर देश हो तो देश कैसे बनता है? तो देश ऐसे सारे लोगों का समूह होता है जो एक दूसरे के साथ उस वहां की संस्कृति, वहां की बोली भाषा, वहां का इतिहास या भौगोलिक रचना, इन चीजों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इन सभी लोगों का जो कलेक्शन होता है या जो समुदाय होता है, उसे हम देश कह सकते हैं। अभी ये जो देश है, हमारे दुनिया में आज की तारीख में 195 इतने देश है। और हर देश कैसे चलता है, कैसे उसका प्रशासन है, वो डिपेंड करता है कि उस देश का इतिहास क्या है, कैसे वो देश बना, किन लोगों ने उस देश को बनाया, उनकी क्या सोच थी उस देश को बनाने में। और वही देश, वही लोगों की सोच, वही उनका इतिहास आज उनके प्रशासन में हमें प्रतिबिंबित होता है, दिखता है। तो दोस्तों, लेकिन ये पूरे देश, दुनिया के आज जो देश अपने अपने प्रशासन चला रहे हैं, वो ब्रॉडली 2 कैटेगरी में उनका प्रशासन चलाते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है सत्ताधारी जो लोग होते हैं, वो अपनी सत्ता छोड़ते नहीं और बस उन्हीं के हाथों में ये पूरे देश को चलाने का काम होता है, जिम्मा होता है। और ये सत्तावादी, जिनको ऑथोरिटेरियन ऐसे भी कहते हैं, तो इस सत्तावादी लोगों का एक ग्रुप होता है। और ऐसी जगह, ऐसी वजह से बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे देशों में आज के तारीख में प्रशासन चल रहा है। लेकिन दूसरा जो अभी ये जो तरीका है देश को चलाने का, उसमें लोगों का या जनता का जो पार्टिसिपेशन वो भी कम होता है, उनका सुना या उनकी जो की चीज है उनको भी कम किया जाता है। लेकिन दूसरा जो तरीका है जिसमें लोग खुद होके पूरे देश का प्रशासन चलाते हैं, उसे कहते हैं प्रजातंत्र, लोकतंत्र या लोकशाही। अभी ये जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसके भी 3 प्रकार है। सबसे एक पहला प्रकार यह है कि लोग अपनी अपनी जगह से अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि, अपने सांसद को चुनते हैं। और ये जो सांसद है, ये सभी मिलके, देश के सांसद मिलके अपनी एक संसद बनाते हैं और ये संसद पूरे देश को फिर चलाती है। ये संसद के जो चुने हुए लोग होते हैं, वो अपने पूरे संसद के एक नेता को चुनते हैं, जिसे हम पंतप्रधान कहते हैं। और इनके थ्रू पूरे देश का कारोबार चलता है। इसे कहते हैं हम लोग संसदीय लोकशाही। दूसरी जो है वो अध्यक्षीय लोकशाही, अध्यक्षीय प्रजातंत्र है।
उसमें लोग अपने अपने क्षेत्र से सांसद तो चुनते ही है, लेकिन वही लोग पूरे देश का जो सर्वोच्च नेता है, जो अध्यक्ष है उस राष्ट्र का, उसे भी चुनते हैं। और इसे कहते हैं अध्यक्षीय प्रजातंत्र। अमेरिका में ये प्रजातंत्र है। और तीसरा एक ऐसा प्रजातंत्र है कि जहां आप कहीं भी, किसी भी मौके पे, किसी भी जगह पे और किसी भी प्रोसेस में ये पूरे ये जो शासन प्रशासन है इसका भाग हो सकते हो। कोई भी देश का नागरिक इस प्रजातंत्र में भाग ले सकता है और उसके लिए उसको चुनाव की जरूरत नहीं होती। उसे जरूरत नहीं होती कि वो चुनाव लड़के वो सांसद बने। इसमें आप कोई भी अपना सुझाव, कोई भी चीज सरकार को प्रस्तुत कर सकते हो और उसके ऊपर सरकार काम कर सकती है। लेकिन हाँ, उसके पीछे जो लोकतंत्र चाहिए, जो प्रजातंत्र का सपोर्ट चाहिए, वो जरूरी होता है। इसके अलावा और आज की तारीख में भी कुछ ऐसे देश है कि जहां चलती है मोनार्की। मोनार्की का मतलब है कि जहां वहां के राजा उस देश का पूरा कारोबार चलाते हैं। और इसके अलावा और एक प्रकार है जिसका नाम है ओलिगार्की। ओलिगार्की यानी थोड़े से लोग होते हैं जो पूरे देश का कारोबार चलाते हैं, राज्य कारोबार चलाते हैं। अब यही लोग हमेशा उनके हाथ में अपनी पूरी सत्ता रखते हैं। अभी किस तरह के लोग होते हैं? तो ये लोग हो सकता है कि सिर्फ एक आदमी हो और वो पूरे देश को चलाता हो, और इसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। लेकिन जब कई सारे लोग होते हैं जो पूरे देश को चलाते हैं और वही चलाते हैं बार बार, उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। जब इस पूरे देश का जो शासन है कोई मिलिट्री चलाती है या सैन्य चलाते हैं, तो उसे कहते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। और जब देश का राजकारभार किसी धार्मिक ग्रंथ के आधार पर चलाया जाता है, उसे कहते हैं थियोक्रेसी। लेकिन एक ऐसा भी प्रकार है कि जिसमें कुछ लोग ना सिर्फ पूरा प्रशासन चलाते हैं, लेकिन उस देश में रहने वाले जो सामान्य नागरिक है, उनकी जो निजी जिंदगी है उसके ऊपर भी उनका पूरा अधिकार होता है। यानी उनके देश के हर चीज के ऊपर उनका टोटल पूरी तरह से अधिकार होता है, जिसे कहते हैं टोटलिटेरियन। और जो आप अभी देख रहे हैं, और आज की तारीख में भी अगर ऐसा कोई देश है, तो अगर आपको मालूम होगा तो नॉर्थ कोरिया में जो किम फैमिली है वो इसी तरह से उस देश को चला रही है। दोस्तों, इसके अलावा और एक प्रकार है ट्राइबलिज्म। जहां जहां हमारे यहाँ आदिवासी क्षेत्र है, हमारी दुनिया में आदिवासी लोगों की एक अपनी संस्कृति है, एक अपना कल्चर है, और ये सब प्रशासन की उनकी एक अपनी पद्धति है, और उस पद्धति से ये लोग चलते हैं। और जहां जहां ये पद्धति है उस पद्धति से ये काम चलता है। इनफैक्ट हमारे देश में भी ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रदेश हैं जहां अभी भी जो हमारे जो आदिवासी लोग हैं उनकी जो पद्धति है, उस पद्धति से वहां का कारोबार चलता है। तो चलिए आते हैं पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम यानी क्या? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम सभी जानते हैं कि जब से इस दुनिया में सभ्यता की शुरुआत हुई है, जब से इस दुनिया में नेशंस, अलग अलग कल्चर्स की शुरुआत हुई है, लोग एक जगह बैठ के, एक जगह रुक के समाज की स्थापना हुई है, निर्माण हुआ है, तब से लेके, यानी ऐसा समझा जाता है कि लगभग 10,000 साल पहले से मनुष्य की संस्कृति की या सभ्यता की शुरुआत हुई। तो जब से इस 10,000 सालों की ये सभ्यता जो है पूरी दुनिया में, उसमें 90% ऑफ द टाइम, यानी मोर देन 90% ऑफ द टाइम हमारे देश ने, हमारे भारत ने पूरे दुनिया का नेतृत्व किया है। और ये नेतृत्व सिर्फ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि ये 90% से भी ज्यादा वक्त हमने दुनिया के लिए सबसे ज्यादा जीडीपी, सबसे ज्यादा उत्पन्न हम लोग तैयार करते थे। पूरी दुनिया का 30% से भी ज्यादा जीडीपी अपना भारत देश बनाता था। तो आप सोच रहे थे पूरे देश एक तरफ और एक अकेला भारत 30% से ज्यादा इनकम तैयार कर रहा था। लेकिन ये चीज सिर्फ अर्थव्यवस्था में नहीं थी। भारत हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा था, चाहे वो विज्ञान हो, तंत्रज्ञान हो, एस्ट्रोनॉमी हो, ये गणिती हो। इनफैक्ट हमारी पढ़ाई इतनी फेमस थी, हमारे यहाँ इतने सारे विश्वविद्यालय थे कि बहुत दूर दूर से लोग सिर्फ पढ़ने के लिए आते थे। यूरोप हो, चाइना हो, सभी लोग यहाँ, इतनी शाखाएं, इतना स्पेशलाइजेशन था हमारे देश में। तो दोस्तों, वैसा ही एक और विषय है जिसमें भारत ने दुनिया को
मंत्र दिया है, और वो जो विषय है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो विषय है ये सामान्य प्रशासन। दोस्तों, इस प्रशासन में इन लोगों को अगर भारत ने दिया है तो वो है पंचायती राज सिस्टम। अब ये पंचायती राज सिस्टम मैंने क्या है, तो ये हजारों सालों से चलती आ रही है भारत उपखंड में एक प्रशासन पद्धति है, जो भारत के साथ पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ के राज्यों में भी उन दिन से चलती आ रही है। यहां तक कि हमारे ईस्वी पूर्व 2,500 साल पहले जब ऋग्वेद, वैदिक पीरियड था, तो ऋग्वेद में भी इसके बारे में रेफरेंसेस लिखे गए हैं। तो पंचायती राज सिस्टम यानी वो सिस्टम है कि अगर आपको किसी क्षेत्र को चलाना है तो उस क्षेत्र के, उस जगह के जो काबिल लोग हैं वो उस जगह को चलाएंगे, उस क्षेत्र का कारोबार संभालेंगे। ये सिंपल कंसेप्ट भारत ने पूरी दुनिया को दिया है कि जहां भी हमें उस कारोबार को चलाना है, शासन करना है, तो वहां उस जगह रहने वाले जो लोग हैं, जो सबसे सूझबूझ वाले हैं, जो सबसे समझदार है, जो सबसे काबिल है, जो सबसे निपुण है, वही लोग आएंगे, इनको चुना जाएगा और उसके थ्रू हो जाएगा ये शासन। तो पंचायत राज यानी रूल, शासन, और पंचायत यानी वो उन लोगों का समूह जो इन सारे लोगों से जो चुन के आते हैं, जो सूझबूझ वाले हैं, जो काबिल हैं दोस्तों। और ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी दिल्ली में बैठा हुआ कोई वहां का आदमी यहां तमिलनाडु को नहीं चला सकता। तो यहां ऐसे एक दूसरा ऐसा नियम है कि जहां जो लोग रहते हैं उस क्षेत्र को वही लोग चलाएंगे। तो डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी, तो हर क्षेत्र को उसी क्षेत्र में रहने वाले, वही के चीजों के सूझबूझ रहने वाले, वही के जो आम लोग हैं, नागरिक है, उनमें से काबिल लोग चलाएंगे, ये इसका अर्थ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रजातंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट जो मकसद है, वो मकसद क्या है, वो लक्ष्य क्या है कि विकास। यानी आज शायद हम लोग ये पॉइंट भूल चुके हैं कि ये पूरा जो हमारा पूरा जो कारोबार चलता है, ये पूरे जो चुनाव विनाव सब कुछ जो चालू है, इसका एक ही मकसद होना चाहिए कि कैसे हम अपने क्षेत्र को बेहतर करें, कैसे अपने गांव को, अपने देश को बेहतर करें। तो ये भी हमारे इस संस्कृति ने पूरी दुनिया को बताया है। अभी इस पंचायत राज की संस्कृति ऐसी है कि जैसा हमने देखा कि हजारों सालों से ये पंचायत राज चलता आ रहा है। अंग्रेज आने के पहले भी हर गांव में ये पंचायत राज चलता आ रहा है। यानी आप अगर देखोगे तो ऋग्वेदा में हमने देखा कि उसका रेफरेंस है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी अगर आप देखोगे तो वहां ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के बारे में लिखा है। तो हर गांव में इस तरह से ये शासन चल रहा था। तो ये ब्रिटिश आने के पहले भी चालू था, और जब ब्रिटिश आए, जब अंग्रेजों का राज शुरू हुआ, तभी भी ये चालू था। एक तरफ अंग्रेज अपना सब काम कर रहे थे, और गांव के लेवल पे जो कोई शासन था, प्रशासन था, वो अभी भी पंचायत राज जैसे ही चालू था। लेकिन ये सभी चीजें बदल गई 1857 के बाद। 1857 में जो क्रांति हुई, जो उठाव हुआ, उसने पूरे अंग्रेज उनकी पूरी बुनियाद हिला के रख दी। इनफैक्ट ये आजादी के लिए बहुत बड़ा, हमने इतनी बड़ी लड़ाई की थी कि ऑलमोस्ट अंग्रेज हार चुके थे, और अंग्रेज तभी शायद जा सकते थे। लेकिन कुछ गलतियां हुई, कुछ चीजें हुई कि जिसकी वजह से वो हुआ नहीं। लेकिन वो सबसे बड़ा, बहुत बड़ा संघर्ष वो 1857 में हुआ, और उसने पूरे जो अंग्रेजों का जो पूरा प्रशासन था, उनकी जो पूरी नींव थी, वो हिला के रख दी। उसके बाद बहुत मूलभूत चेंजेस इस अंग्रेजों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में की। सबसे पहले तो क्या हुआ, इस भारत को जो कंपनी चला रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बंद होके उसका प्रशासन गया अंग्रेजों के वहां रानी के हाथ में। तो इंग्लैंड जो देश था, उनके हाथों में प्रशासन चला गया। दूसरी बात, उन्होंने क्या किया कि इतने सारे सालों में ये थोड़े से अंग्रेज इतने सारे करोड़ों लोगों को उन्होंने कैसे राज किया। तो उनकी सिर्फ एक ही नीति थी डे वन से, कि फूट डालो और राज करो। लेकिन ये नीति उन्होंने देखी कि 1857 में सभी तरह के लोग, सभी धर्म के लोग, सब जाति के लोग एकजुट होकर लड़े, और इस तरह से लड़ गए कि ये ऑलमोस्ट हार चुके थे।
ऑलमोस्ट अंग्रेज ये देश छोड़ के भाग जाने वाले थे। तो फिर अंग्रेज ने ये जो उनकी नीति थी उस पर इतना फोकस किया, इस नीति को इतना ज्यादा इसके ऊपर काम किया कि उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये पूरा हिंदू मुसलमान से लेके ये जाति पाति में जो संघर्ष है, उन्होंने हर कोई चीजों की कि कैसे ये लोग आपस में लड़ते रहे और कैसे एक साथ ना आए। इसके अलावा फिर उन्होंने प्रशासन में भी काम किया। उन्होंने देखा एक तो उनका बहुत सारा घाटा हुआ था, उनके पास पैसे हमेशा कम थे, इसलिए वो ज्यादा निचोड़ निचोड़ के भारत को काम कर रहे थे। वैसे उस ज्यादा उन्होंने काम किया कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे हम लोग अभी भारत से ले सकते, इसके ऊपर उन्होंने काम करना चालू किया। और पूरा जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, पूरा जो उनका शासन प्रशासन था, उसको पूरा एक तरफ से उन्होंने किया और गांव के तरफ वो मुड़े। यानी हर चीज, अब तक सिर्फ वो अपने अपने फायदे की चीज कर रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने देखा कि हर गांव के ऊपर उनकी नजर होनी चाहिए, हर गांव के ऊपर उनका कंट्रोल होना चाहिए। और फिर उन्होंने उस तरह का प्रशासन की व्यवस्था की शुरुआत की। दोस्तों, आज की तारीख में भी मैं आपको बोलता हूं, मैं खुद इसमें रहा हूं, मुझे मैं उसका भाग था। तो आज की तारीख में भी जो शासन प्रशासन हम लोग कर रहे हैं, वो अंग्रेजों ने तैयार किया हुआ ही शासन है। वो अंग्रेजों ने तैयार किया हुआ ही वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है, ढांचा है। देखो, दो तरह की चीजें हैं। एक क्या है, डेवलपमेंट, विकास। जो हमने देखा कि पंचायत राज सिस्टम में सबका लक्ष्य क्या था, मकसद क्या था कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने देखा कि कैसे कंट्रोल मेरा रहेगा, कैसे गांव के तरफ ज्यादा से ज्यादा मैं लगान, ज्यादा से ज्यादा टैक्स में जमीन से लूंगा और ज्यादा से ज्यादा वहां का लॉ और ऑर्डर मेरे हाथ में रहेगा। तो अंग्रेजों ने उसके ऊपर ध्यान दिया और आज भी वैसे ही करते हैं हम। ये जो पूरा पंचायत राज का सिस्टम है, बीडीओ से लेके सीईओ, जिला परिषद, वो सब उनको जरा कम इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये जो लॉ एंड ऑर्डर है और ये लैंड रेवेन्यू है, जिसमें कलेक्टर आते हैं, तहसीलदार आते हैं, ये सब लोग आते हैं, इनका पूरा सिस्टम अभी भी उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हम लोग। और बहुत सारी चीजें लॉ एंड ऑर्डर की उनके पास है। ये जो पटवारी तलाठी है ना, जो सरकार की तरफ से आएगा और आपके गांव में बैठेगा और सब लैंड रिकॉर्ड उसके पास होंगे कि कौन सी जमीन कैसी है, कितनी उपजाऊ है, क्या फसल आप वहां से लेते हैं। ये सिस्टम अंग्रेजों ने चालू की है कि ऐसे हमारे तरफ से एक कोई ऑफिसर आएगा, बैठेगा और वैसे हम लोग आपसे लगान, हम आपसे टैक्स वसूल करेंगे। यहां तक कि ये जो दरोगा है, हमारे वक्त था पुलिस पाटिल, गांव में अपना एक सेल्फ सफिशिएंट गांव हुआ करता था बहुत पहले से। लेकिन नहीं, ऊपर से फौजदार रहेगा, फौजदार के नीचे दरोगा रहेगा और वो हर गांव में जाके देखेगा कि आपके गांव में कैसी स्थिति है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर है, सब ठीक ठाक है कि नहीं। ऐसे पूरा कंट्रोल फिर अंग्रेजों ने इस पूरे चीज के ऊपर किया। दोस्तों, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में भी अभी जो भी हम लोग आज की तारीख में भी प्रैक्टिस करते हैं, तो मैक्सिमम जो चीज वहां से आई है, अंग्रेजों ने उसके बाद महलवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और रैयतवारी सिस्टम, इन सिस्टम को चालू किया। और इस पूरे जमाने जब तक अंग्रेज यहां थे, अंग्रेजों ने सिर्फ अपने देश को निचोड़ा है। 1857 के बाद बहुत ज्यादा निचोड़ा। 1857 के बाद अगर आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा सूखा कब हुआ है, फेमाइन्स कब हुआ है, तो 1857 के बाद हुआ है। क्योंकि अंग्रेजों ने एक भी चीज ऐसी छोड़ी नहीं और कुछ मूलभूत बदल के उन्होंने इस प्रशासन के बाद। तो इस पंचायत राज सिस्टम का जो इवोल्यूशन है वो कैसे, मैं आपको बोलता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत देश ये हमेशा गांव से बना हुआ है। अगर देश हमारा कहाँ रहता है तो गांव में ही रहता है। और ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है, ये एक्चुअल में है। हमारी पूरी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था गांव में और खेती के ऊपर ही है। किसान, ये अंग्रेज जब छोड़ के गए, जब हमें आजादी मिली, तब एक्चुअली कितने लोग गांव में रहते थे, कितने लोग शहर में रहते थे, ये शायद बताना मुश्किल है। लेकिन जो सेंसस के आंकड़े में अपने पास है वो ये बताते हैं कि 1901 में लगभग 89%, यानी ऑलमोस्ट 90%, 90% लोग गांव में रहते और 10 से 11% लोग शहरों में रहते थे। और यही परिस्थिति अगर आप 2011 के सेंसस में देखोगे 2011, तो 2011 का सेंसस कहता है कि 32% लोग शहरों में रहते हैं और 68%, ऑलमोस्ट 70% लोग गांव में रहते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ,
अभी आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो ये शहरीकरण का जो प्रमाण है वो बढ़ गया है 45%, उससे भी ज्यादा हुआ है, 48% तक लोग बोलते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ग्राम पंचायत की जहां जहां ज्यादा पॉपुलेशन हुआ, कोई भी ग्राम पंचायत 5,000 से ज्यादा हो गई तो उसको नगर पंचायत बना दो, तो फिर वो शहरी भाग में चली गई। तो हर राज्य के अपने अपने डेफिनेशन है, क्राइटेरिया है। किस राज्य में 5,000 से ज्यादा बड़े तो उनको नगर पंचायत बना दो, किसी राज्य में 7,000 से ज्यादा बड़े तो नगर पंचायत बना दो, किसी राज्य में ऐसा नियम है कि अगर 10,000 से ज्यादा लोग हो गए तो नगर पंचायत बना दो। लेकिन ये सभी भी अगर आप देखोगे तो इनकी पूरी जो बेसिक स्ट्रक्चर वो अभी भी गांव का ही है। ये सभी ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत को लेकर जो छोटे छोटे गांव अभी छोटे छोटे शहर बन गए वो अभी भी गांव के ऊपर ही डिपेंडेंट है। दोस्तों, जब हमें आजादी मिली तब की जो भारत सरकार थी उनकी भी यही सोच थी। उन्होंने भी देखा था कि 90% ऑलमोस्ट गांव में रहते हैं, और उन्हें बोला कि अगर हमारे देश को बेहतर बनाना है, इसका विकास करना है, तो हमें गांव को ही फोकस करना पड़ेगा, गांव की तरफ ही काम करना पड़ेगा। और इन्होंने पूरे प्रशासन की जो नींव रखी वो गांव के विकास के आधार पर ही रखी, और यही से चालू हुआ। और इसके लिए कुछ रिसर्च वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। जैसा मैंने कहा कि हजारों सालों से ये जो व्यवस्था है, गांव को कैसे हम लोग संभाल सकते हैं, कैसे उसका प्रशासन कर सकते हैं, ये ऑलरेडी बहुत सालों से चल रहा था। तो उसको बेहतर कैसे बनाया, तो कुछ बहुत सारी कमेटियां उसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले कमेटी जो स्वतंत्रता के बाद या आजादी के बाद बनी और जिसने इस पूरे पंचायत राज सिस्टम की नींव रखी। देखो, जितना हमारे पास अवेलेबल था टेक्निकली रिकॉर्ड वो तो बहुत कम था, लेकिन आज के तारीख में जो पंचायत राज सिस्टम हमें नजर आता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, त्रिस्तरीय और बाकी सब कुछ ये होना चाहिए। इसका पूरा नींव या पूरा फाउंडेशन अगर किसने बनाया होगा तो ये वो कमेटी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, जिन्होंने 1957 में इसको बनाया। और पहला जो राज्य है जिसने इसको स्वीकृत किया और अपने राज्य में इस पंचायत राज सिस्टम पद्धति की शुरुआत की वो था राजस्थान। दोस्तों, इसके बाद लेकिन जैसे जैसे हमें अनुभव आते गए, जैसे जैसे हमने काम किया, तो कई सारे चैलेंजेस हमने देखे कि अभी भी ये बहुत सारे जो बाबू लोग हैं, ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, ये जाने नहीं देते और लोगों का जो सहभाग कम होता गया। तो हर वक्त ऐसी ऐसी कमेटी बनी और हर कमेटी ने अपने अपने सुझाव इस पंचायत राज सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं ऐसे ऐसे सुझाव दिए। तो 1977 में जो कमेटी बनी उसका नाम था अशोक मेहता कमेटी। उसके बाद 85-86 में जीवीके राव कमेटी बनी। उन्होंने भी बताया कि किस तरह से लोगों का ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। इसके अलावा एलएम सिंघवी साहब, उनकी भी एक कमेटी थी, उन्होंने भी अपना पूरा रिकमेंडेशन, अपना पूरा सुझाव 1986 में गवर्नमेंट को दिया। और ये सभी सुझाव के बाद, ये सभी जो अनुभव इतने सालों से हम लोगों ने लिए, ये सब काम करने के बाद ये सभी मिलके एक बहुत सख्त, बहुत प्रॉपर, डिटेल्ड ऐसा कानून तैयार किया गया और वो था 73वीं घटना दुरुस्ती। घटना दुरुस्ती क्यों? क्योंकि ये पंचायत राज सिस्टम ऑलरेडी हमारे संविधान में, हमारे राज्य घटना में लिखा रखा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इनको बनाया राज्य घटना का, तो उसमें ये पंचायत राज सिस्टम है, लेकिन उसको बेहतर करने के लिए डिटेल जो कायदा कानून तैयार हुआ वो इस दिन 1992 में तैयार हुआ। 73rd यानी 73वीं जो घटना दुरुस्ती का जो कायदा है उसमें डिटेल ये रख गया। और आज तक, आज की तारीख तक जो भी हम लोग पंचायत राज सिस्टम हमारे गांव में आज चला रहे हैं वो इस कायदे कानून से चला रहे हैं। तो दोस्तों, ये इसमें ही वो था कि हर 5 साल के बाद ये चुनाव होने चाहिए, फिर उसका चुनाव आयोग होना चाहिए हर राज्य का, और 30% जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ महिलाओं को होना चाहिए हर लेवल के ऊपर, यानी पंचायत अध्यक्ष के ऊपर भी होना चाहिए और जो चुन के आते हैं वो लोग भी होना चाहिए। और वहां का जो क्षेत्र है, वहां के जो अलग अलग लोग रहते हैं उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से उनको भी वहां रिजर्वेशन होना चाहिए। कैसे गांव अपने अपने टैक्सेस तैयार कर सकते हैं, कैसे उनको फंड मिलेगा, ये सभी 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 डिटेल्स ये 73वीं जो घटना दुरुस्ती है उसमें है। और इसी के लिए जिस दिन से इसको हमने स्वीकृत किया उस दिन को हम राष्ट्रीय पंचायत दिन मनाते हैं। दोस्तों, ये पंचायत राज सिस्टम का ये स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये
ये जो रचना है वो त्रिस्तरीय रचना है। हमारे पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, उस राज्य में हर राज्य में त्रिस्तरीय रचना होगी। कैसे होगी? तो राज्य बनता है जिलों से। पहले देखते हैं कि देश कैसे बनता है। तो देश बनता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। ये राज्य कैसे बनते हैं? तो जिलों से। और एक जिला किससे बनता है? तो बनता है तालुका से, और तालुका बनता है ग्राम पंचायत से। तो जिले के लेवल का ये प्रशासन है और वहां तक त्रिस्तरीय है। तो हर जिले में त्रिस्तरीय रचना होगी। ग्राम पंचायत लेवल पे होगी पहली रचना, जो गांव के स्तर पे होगी ग्राम पंचायत। तहसील लेवल पे होगा तहसील या ब्लॉक या मंडल, तालुका जो हम लोग बोलते हैं, वहां होगी पंचायत समिति, और जिला स्तर पे होगी जिला परिषद। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में, पूरे देश में ये लागू होगा, लेकिन जहां राज्यों में 20 लाख से कम लोग रहते हैं वहां सिर्फ द्विस्तरीय ही रचना होगी। और जहां जहां केंद्र शासित प्रदेश है वहां के जो गवर्नर है ये वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह से उनके उस केंद्र शासित प्रदेश में इसको लागू करना है। तो देखिए ग्राम पंचायत लेवल का सिस्टम। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पूरी जो देश है उसमें से सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है घटक, तो वो है ग्राम पंचायत। यानी मैं कहता हूं कि जैसे अपना ये हमारा बदन, हमारी जो बॉडी बनी वो किससे बनी है? सेल से, पेशी। तो जो सेल, जो बेसिक घटक है अपने पूरे देश का, वो बेसिक घटक है ये ग्राम पंचायत, जिससे अपना पूरा देश बना है। सबसे महत्वपूर्ण संस्था अगर इस प्रशासन में कुछ है तो वो है ग्राम पंचायत। और इस ग्राम पंचायत में उस गांव में जितने भी लोग रहते हैं और जो मतदार, एलिजिबल मतदार हैं, उन सबको मिलके बनती है ग्राम सभा। तो हर गांव में एक ग्राम सभा होती है, और ये ग्राम सभा फिर अपने यहाँ के कौन से ऐसे लोग हैं जो वो प्रजातंत्र चलाएंगे उसको चुन के देते हैं, और उनसे बनता है वो ग्राम पंचायत, उनसे बनता है वो पंचायत। आपके जितने लोग होते हैं उसके हिसाब से फिर वो उतने सदस्य होते हैं उस ग्राम पंचायत में। और फिर वो जो सदस्य है उनसे एक बनता है सरपंच, जिसे प्रधान भी कहते हैं, मुखिया भी कहते हैं। और इस तरह का ये पूरी ग्राम पंचायत लेवल की रचना है। इनके साथ, इनके मदद के लिए, इनके साथ काम करने के लिए गवर्नमेंट का भी एक ऑफिसर होता है, जिसका नाम होता है ग्राम सेवक, जो गवर्नमेंट से काम करता है। और इन दोनों का, यानी ये सब चुने हुए लोग, ये गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है वो, इन दोनों का सिर्फ एक ही फोकस होता है कि गांव का विकास। तो कौन से ऐसे काम है कि जो इन्होंने करने चाहिए? तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जो स्टेट, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार की जो अलग अलग योजनाएं हो उसकी अच्छी तरह से अमलबजावनी, क्योंकि अगर वो अच्छी अमलबजावनी करेंगे तब जाके वो योजना सफल हो सकती है। तो वो, लेकिन उसके साथ इन दोनों ने मिलकर ये देखना चाहिए कि हमारे गांव में ऐसी कौन सी चीजें कि जिससे हमारा इनकम बढ़ सकता है, क्योंकि हर गांव के एक अपनी अपनी भौगोलिक परिस्थिति, अपना अपना इतिहास है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग एक्सपर्टीज है। तो उस तरह से एक्चुअली इसके ऊपर काम करना चाहिए कि कैसे इनका इनकम बढ़ाए। ये देखना चाहिए कि कैसे यहाँ जो हमारी खेती बाड़ी है, जो हमारा पशुपालन है, कैसे इसको बेहतर करें, कैसे हम यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार निर्मित करें। ये बहुत अहम काम है ग्राम पंचायत का, जो एक्चुअली हम लोग ज्यादा देखते नहीं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। कैसे हम लोग गांव को अच्छी सुविधा दें, रोड, सैनिटेशन दें, कैसे जो बेसिक चीजें हमारे युवकों को या बच्चों को लगती है, एजुकेशन है, मेडिकल, स्वास्थ्य है, इसको बेहतर करें। पानी का जो विषय है, वो पानी की जो समस्या है उसको कैसे सॉल्व करें, ये चीज है ग्राम पंचायत जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए और काम करना चाहिए। ये पानी पीने के लिए हो, हमारे खेती बाड़ी के लिए हो, किसी छोटी सी इंडस्ट्री के लिए हो, ये सब काम है। और पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, ये काम होता है ग्राम पंचायत का। अक्सर आपने देखा होगा तो ग्राम पंचायत का कैसे होता है कि इतना सारा पैसा आ रहा है ऊपर से और फिर कैसे उससे वो काम इंप्लीमेंट कर, बस इतना ही होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कल्चर हमारा है वैदिक पीरियड से, प्राचीन भारत से, और जो मकसद है इस पूरे सिस्टम का, वो ये है कि कैसे उस क्षेत्र का विकास करना चाहिए, कैसे गांव का विकास करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए हमारे लोगों ने। दूसरा है ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे या मंडल लेवल पे। तो उसमें जैसे यहाँ ग्राम
पंचायत ग्राम पंचायत होती है, यहाँ होती है पंचायत समिति। यहाँ के भी जो लोग हैं, पंचायत समिति के जो सदस्य है, वहां के जो गांव है, उस गांव के लोग डायरेक्ट चुनाव करते हैं और उनको चुन के देते हैं। और यही जो सब पंचायत समिति के सदस्य हैं, वो उनमें से ही एक को अपना अध्यक्ष यानी जिसको सभापति बोलते हैं, उसको चुनते हैं। तो वहां मुखिया होता है, तो यहाँ होता है पंचायत समिति सभापति। और यहाँ भी इनके साथ मदद करने के लिए एक बहुत सारा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है। जो इस पूरे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, वो होते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम सभी लोग अपने जो लोक प्रतिनिधि चुन के देते हैं और वो फिर गांव को या अपने देश को, अपने राज्य को चलाते हैं, वैसे ही सेम अभी ये जो लोग हैं, इनको कहते हैं लोक प्रतिनिधि। वैसे सेम एक सिस्टम है जिनको कहते हैं लोक सेवक। तो अगर आपको गांव का विकास करना है, अपने तहसील का विकास करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो वो एक कोई आदमी है जो देखेगा इससे प्रशासन के बारे में। तो एक ऐसी व्यवस्था है कि जो ऐसे सक्षम लोगों को नियुक्त करते हैं, जिनको लोक सेवक कहते हैं, इनको लोक सेवक जो नियुक्त करते हैं, उनको कहते हैं लोक सेवा आयोग। अब ये देखते हैं कि अगर आपको वीडियो करके काम करना है तो आपको कितनी सूझबूझ है, आपका क्या बैकग्राउंड है, किस तरह से आप काम कर पाओगे, आप में वो क्षमता है कि नहीं। और ऐसी परीक्षा वगैरह लेके, उसका इंटरव्यू लेके वो वीडियो चुने जाते हैं। जब आपके तहसील में गांव सबसे इंपॉर्टेंट है खेती बाड़ी, तो खेती बाड़ी से लेके तालुका कृषि अधिकारी का पूरा कार्यालय उधर है। तालुका कृषि कार्यालय अधिकारी जो है, उसके अंदर कृषि सहायक है, बाकी के कृषि तज्ञ, वो सभी का चुनाव गवर्नमेंट करती है, राज्य शासन केंद्र शासन करती है। ताकि जब आपको ये काम करना है तो आपके लिए वो आदमी, वो पूरी रचना, वो पूरा स्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने तैयार करके रखा है। अगर आपको पशुपालन करना है तो हर तहसील में आप देखोगे तो पशु वैद्य के अधिकारी होते हैं वहां, और उनकी टीम होती है कि अगर आपको गाय का काम करना है, बकरी का काम करना है, मधुमक्खी पालन करना है, ये सभी वो देने के लिए एक्सपर्ट्स, ये पूरी यंत्रणा गवर्नमेंट ने तैयार करके रखी है। और ये सभी यंत्रणा आपके तहसील लेवल पे होती है। और इसका जो मेन होता है वो है बीडीओ। और इसके साथ ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रतिनिधि और लोक सेवक, इन मिलके होता है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। और इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका भी काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अपने तहसील को बेहतर बनाना। क्या होना चाहिए कि कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट हमने देखे, इसके साथ एजुकेशन का भी डिपार्टमेंट है, इसके साथ मेडिकल का भी डिपार्टमेंट है, और जो कोई आप देखोगे महिला बाल विकास, उसका डिपार्टमेंट है। एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है तहसील लेवल पे, जो सिर्फ ये देखता है कि कैसे आपके गांव में, आपके तहसील में ज्यादा से ज्यादा महिला बचत गट हो, और कैसे उस महिला बचत गट ज्यादा से ज्यादा उपक्रम करे और उनसे ज्यादा इनकम लोगों को मिले। अभी उसके ऊपर फोकस जो है वो करना चाहिए, और उसके जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसकी तरफ काम करना चाहिए, जो है विकास। वैसे ही है जिला परिषद के लेवल का। जिला परिषद के लेवल का अगर आप देखोगे तो उसे कहते हैं जिला परिषद, जो हर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर वाला स्तर होता है। और इसमें भी जो मेंबर है, वो मेंबर यहाँ के लोग डायरेक्टली चुन के देते हैं। और ये सभी मेंबर जो चुन के आते हैं, वो अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं, जिसे हम लोग जिला परिषद अध्यक्ष कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं। अभी ये भी उस जिले में जितने लोग रहते हैं, उसकी जो पॉपुलेशन, उसके हिसाब से यहाँ भी रिजर्वेशन होता है। महिलाओं को 30% ऐसा हिस्सा होता है, और पब्लिक सर्वेंट। और यहाँ भी जो मुख्य प्रशासन का जो बॉस होता है, जो लोक सेवा नियुक्त करते हैं, वो आईएएस ऑफिसर होते हैं। उन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं, और उनके अंदर भी पूरे सारे डिपार्टमेंट होते हैं। यानी जैसा हमने देखा, उसके साथ पानी पुरवठा होगा, इरिगेशन, योजना, अकाउंट्स, ये सभी डिपार्टमेंट इसमें होते हैं। और ये अलग अलग डिपार्टमेंट का यही एक काम होता है कि कैसे उस डिपार्टमेंट के तहत उनकी जो पूरे जिले की परिस्थिति है। और ऐसा नहीं कि जिला स्तर का जो रचना होती है, ये गांव के लिए, तहसील के लिए, सबके लिए होती है। तो आप देखोगे कि अगर हमें गांव का विकास करना है या जिले का विकास करना है, तो कोई भी डिपार्टमेंट आप लीजिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए सब जगह, तो पानी के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट है। तो पानी पुरवठा के लिए एक डिपार्टमेंट है, और इरिगेशन के लिए भी एक डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट पे एक क्या होता है, एक चुन के आपके लोग होते हैं,
और हर डिपार्टमेंट का एक सभापति होता है। जिला परिषद लेवल पे जितना भी लोग आते हैं चुन के, और हर एक का एक एक डिपार्टमेंट होता है, कोई सार्वजनिक बांधकाम में होता है, इरिगेशन में होता है, ये सब कुछ होता है। तो उनका एक सभापति होता है जो लोक प्रतिनिधि का बॉस होता है, और उनके साथ होता है एक शासकीय अधिकारी जो उस पर एक्सपर्ट होता है। तो अगर आप वैद्यकीय जो सुविधा है, मेडिकल सर्विसेज, उसके अगर सभापति हो, तो आपके साथ एक डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर आपके साथ वो बॉस रहेगा। और फिर ये बजट प्लानिंग, यानी बहुत बार तो हम लोग कितने पैसे राज्य शासन से आएंगे, केंद्र शासन से आएंगे, कि हम लोग क्या टैक्सेस कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग को इनकम बढ़ाएंगे और किस तरह से इसको यूटिलाइज करेंगे, इसके ऊपर सब काम करते हैं। दूसरा अर्बन जो है, जो अभी ये गांव का जो देखा, वैसे ही ऑलमोस्ट सिमिलर तरह का जो प्रशासन है वो हमारे शहर या नगर में भी होता है। तो जिस तरह से ग्राम पंचायत होती है, हमने देखा कि सबसे छोटे जो शहर होते हैं उसमें जो पंचायत होती है उसे कहते हैं हम लोग नगर पंचायत। अभी गांव में हमने ये पंचायत राज देखा, शहरों में होता है स्थानिक स्वराज्य संस्था। स्थानिक स्वराज्य संस्था यानी उस शहर को संभालने के लिए वहां की अपनी एक संस्था होती है। ऑफकोर्स उसको सपोर्ट करती है राज्य शासन, केंद्र शासन, लेकिन वो अपने आप में एक ऑटोनॉमस ऐसी बॉडी है। तो सबसे छोटी होती है नगर पंचायत, उसके बाद होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपके शहर में कितने लोग रहते हैं उसके अनुसार होता है कि अ वर्ग नगर पालिका, ब वर्ग नगर पालिका और क वर्ग नगर पालिका। तो ऐसे नगर पालिका, नगर निगम, म्युनिसिपल काउंसिल, ऐसे अलग अलग नाम है। और जो सबसे बहुत बड़ी बड़ी ऐसे जो शहर है उसके लिए होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो दोस्तों ये पूरा चीज अभी हमारे देश का ये जो पूरा प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, ये प्रशासन है, इसके बारे में आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो समझनी होगी। और वो क्या है? तो सबसे पहले आप देखिए कि हमारे यहाँ एक तरह से हम सभी लोग चुन के देते हैं हमारे लोगों, हमारे प्रतिनिधि को, जिनको हम लोग कहते हैं लोक प्रतिनिधि। और दूसरी तरफ से ये जो होते हैं लोक सेवक, जो चुनते हैं, जो नियुक्त किए जाते हैं थ्रू प्रॉपर प्रोसेस, लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्र लोक सेवा आयोग, ये सब लोग आते हैं। अब ये दोनों मिलके इनका क्या होना चाहिए काम? तो हमारे गांव का विकास कैसे करें, हमारे गांव का विकास कैसे करें, हमारे प्रदेश का विकास कैसे करें, बस ये इसी के लिए होना चाहिए प्रशासन, इसी के लिए होता है ये पूरा स्ट्रक्चर। पंचायत राज सिस्टम में भी क्या कहा है कि आपके यहाँ के जो सबसे काबिल, सबसे होनहार, सबसे सूझबूझ वाले जो लोग हैं वो इस प्रशासन को चलाएंगे। और हमने कई सारी कथा ऐसे सुनी है कि कैसे एक गांव में रहने वाले उस प्रदेश का राजा बनता है। तो अपनी काबिलियत है, उस काबिलियत के आधार पर लोगों को आप चुनो और उनसे वो उस देश को, उस प्रदेश को आगे लेके जाओ। ये बेसिक थीम है हमारे इस पूरे शासन की। अब हमारे गांव को, हमारे तहसील को कैसे बेहतर बनाए, ये कौन सोचेगा? कि एक तो वो लोक सेवक जो नियुक्त किए जाते हैं, जो पढ़ाई करके अपने टेक्निकल लोग होते हैं, वो नहीं सोचेंगे। वो कौन सोचेगा? जिनको हम लोग चुन के देते हैं, क्योंकि वो आपके गांव में वहां रहे हैं, वो आपके साथ में रहते हैं। उनको पता होता है कि वो आपके गांव में कौन सी आपकी ताकत है, कौन सी आपकी वीकनेस है, क्या चीज है जो हमारे लोग मिलकर बेहतर कर सकते हैं, कौन से ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। किस तरह से आज हमारे तहसील में, गांव में इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तो किस तरह से हम लोग इनका इनकम बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या ये सब विजन और मिशन अगर कोई चुन सकता है, अगर कोई कर सकता है, तो वो है लोक प्रतिनिधि। लोक प्रतिनिधि के अलावा कोई बाहर का आदमी यहाँ आके फिर उसके, वो टेक्निकली ऑफकोर्स मदद करने के लिए रहता है, सब कुछ करता है और सब सही है, उसने करना चाहिए। लेकिन जो विजन और मिशन हमारे गांव के लिए, हमारे तहसील को बनाना है, वो बना सकते हैं हमने जो चुन के दिए हैं, हमारे जो प्रतिनिधि वही बना सकते हैं। और एक बार उन्होंने देखा कि नहीं, मुझे ये पूरी जो ऐसा इलाका है जहां भी बंजर जमीन है, कुछ नहीं हो रहा है, उसको डेवलप करना है। तो एक बार आपने वो लिखा कि आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मदद करने के लिए सब सलाहकार, एक्सपर्ट और सब कुछ गवर्नमेंट के पास रहते हैं। आपके अगर ग्राम पंचायत लेवल पे नहीं रहेंगे तो तहसील लेवल पे रहेंगे, तहसील लेवल पे नहीं रहेंगे तो आप जिला लेवल पे रहेंगे, नहीं तो आप शासन के पास रहेंगे। लेकिन हर जगह ये लोग, ये यंत्रणा गवर्नमेंट की भी रहती है आपको मदद करने के लिए। तो फिर वो एक प्लानिंग ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि कैसे इसको करना।
और फिर एक बार आपने वो प्लानिंग की तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं ये पूरा शासन, ये पूरे प्रशासन में हमारे लोक सेवक। तो इस तरह से ये कारोबार चलता है। तो और हर लेवल पे ये स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट अगर कोई राज्य का कोई मंत्री भी है, अगर कोई पशु संवर्धन मंत्री है, तो उसने राज्य के लिए क्या सोचना चाहिए कि कैसे मैं अपने राज्य में जो भी पशुधन है, अगर मैं राजस्थान से हूं या मैं उड़ीसा से हूं, कर्नाटक से हूं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे गांव के लोग अच्छी तरह से जानते हैं? क्या वो गाय चराना अच्छी तरह से जानते हैं, या वो बकरी का काम अच्छा करेंगे, या और कोई भी चीज वो काम अच्छा करेंगे, और कैसे मैं उसको बेहतर बना सकता हूँ, कैसे इसको आगे लेके जा सकता हूँ। इतने सारे लोग अगर डिपेंडेंट है उसके ऊपर, तो कैसे उनकी इनकम बढ़ा सकता हूँ, तो वो सोच सकता है। और उसके साथ उनकी मदद करने के लिए कौन होता है? तो उस डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ओके, और एक तंत्रज्ञ होते हैं, डायरेक्टर। तो पूरे लेवल पे, कोई भी लेवल पे अगर आप जाए, ग्राम पंचायत लेवल से लेके आप अभी राज्य स्तरीय नेशनल लेवल के ऊपर भी जाएंगे, तो यही एक बेसिक स्ट्रक्चर अपने देश का है। और ऐसा ही बेसिक स्ट्रक्चर हमारे एमसीएल बिजनेस का भी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे पंचायत राज सिस्टम ये बना है लोगों के ऊपर। पंचायत राज सिस्टम कहता है कि लोगों ने ही प्रशासन करना चाहिए। तो एमसीएल का जो उद्देश्य है, जो विजन और मिशन लेके हम लोग चल रहे हैं, कि हमें सिर्फ इनकम या बिजनेस नहीं करना है, तो हमें उस गांव को सुजलाम सुफलाम करना है। फिर से कई सारे ऐसे विषय है कि जो सिर्फ आर्थिक उन्नति से नहीं सॉल्व होने वाले। क्यों हम लोग एमसीएल में ये एमपीओ कर रहे हैं? क्यों लोगों को हर हफ्ते हम लोग कह रहे हैं कि सैटरडे सेशन करते हैं, लोगों को एक साथ जोड़ते हैं? क्योंकि कई सारे ऐसे सामाजिक प्रश्न हैं, चुनौतियां हैं, जो जब तक लोग नहीं आएंगे तब तक सॉल्व ही नहीं होंगे। चाहे कोई एक तमिलनाडु का छोटा सा गांव हो, या चाहे वो अमेरिका का कोई शहर हो, लेकिन जहां नदी का संवर्धन करना है, जहां स्त्री पुरुष समानता लेनी है, जहां एजुकेशन के बारे में सोचना है, जहां कचरे को पूरी तरह से जीरो वेस्ट बनाना है, ये सभी चीजों के लिए, और इससे कई ज्यादा ऐसे विषय है कि जिसके लिए लोग ही लगेंगे। तो हमारे प्रदेश को, हमारे गांव को अगर अच्छी तरह से आगे लेके जाना है, तो उसके लिए है जरूरी है लोग, और इसीलिए है हमारा एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एमपीओ। इसके अलावा दूसरा, जैसा हमने देखा कि ग्राम पंचायत हमारे देश का बेसिक यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर देश को सही करना है तो हमें पूरा फोकस करना पड़ेगा ग्राम पंचायत के ऊपर। अगर हर ग्राम पंचायत को हमने अच्छी तरह से किया, तो पूरा देश हमारा सशक्त होने वाला है। और यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल है एमसीएल में। एमसीएल में भी सबसे 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 इंपॉर्टेंट अगर कोई प्रोजेक्ट है, अगर कोई बिजनेस है, तो वो है एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। ग्राम पंचायत लेवल का ये जो एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट है, एमवीपी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। जिस तरह से पेशी से बनती है पूरा देह, पूरी बॉडी, जिस तरह से ग्राम पंचायत से बनता है पूरा हमारा देश, वैसे ही इस एमवीपी से ही बनेगा आगे का ये एमसीएल का पूरा विजन और मिशन। ये एक तहसील में एक फैक्ट्री सीएनजी की डाल के कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। एक्चुअली ये फैक्ट्रियां, ये सब कुछ काम किसके लिए है? तो एमवीपी उस ग्राम पंचायत में रहने वाले गांव के लिए है। कई सारे ऐसे गांव हो सकते हैं, तहसील हो सकते हैं कि जहां नेत्रकाश नहीं हुआ सकते हम लोग, वहां रेगिस्तान हो सकता है, पहाड़े हो सकते हैं, बाकी कुछ करेंगे। एमसीएल का काम क्या है कि हर एमवीपी के लिए क्या जरूरी है उसको हम वैसे फिर वो फैक्ट्री डालेंगे, वो प्रक्रिया केंद्र तैयार करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, जो कुछ है वो करेंगे। फोकस क्या है? एमवीपी। तहसील में 100 टन की 10 टन की फैक्ट्री से लेकर 100 टन तक जाए अपना काम होगा, ऐसा नहीं है। हमारा पूरा फोकस है कि वहां के लोग जो है, उन लोगों को जो जरूरत है उसके हिसाब से अपने बिजनेस को डेवलप करना। और हमारा एक प्रॉपर विजन और मिशन है। हमने देखा है कि हमें बिजनेस में क्या क्या काम करने हैं, और इस बिजनेस के साथ हम कैसे हमारे लोगों को एम्पावर करने वाले हैं, चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे खेडूत हो जिनके पास जमीन भी नहीं है, महिला हो, इनको कैसे एम्पावर करके इनका इनकम बढ़ाना है। इसके साथ कैसे हमारा पर्यावरण, जो हमारी धरती माँ है, इसका ख्याल रखना है। इसका पूरा एक ब्लूप्रिंट आज हमारे पास है, और हमारा काम सिर्फ एक ही है, और वो है जो सबसे इसमें काबिल है, जो सबसे सही है, इन लोगों को चुनना। एक्चुअली एमसीएल का बाकी दूसरा कोई काम ही नहीं, राइट लोगों को चुनना, जो फिर इस विजन और मिशन के साथ पूरे अपने प्रदेश को डेवलप करे, बेहतर करे, यही एमसीएल का काम है।
और दोस्तों ऐसा नहीं कि एमवीपी के लेवल पे अगर आप काम करोगे और अगर आप में वो काबिलियत है तो सिर्फ बायोसीएनजी की फैक्ट्री नहीं, कई सारी अलग अलग चीजें जो कुछ दिनों के बाद मैं आपको बताऊंगा भी और हम लोग करके भी दिखाएंगे। तो कई सारे ऐसे फैक्ट्रियां, ऐसे यूनिट, बिजनेसेस आने वाले हैं जो आप ही करोगे। हो सकता है कि कोई सिर्फ ग्राम पंचायत लेवल पे काम करता हो, उसके साथ ही हम लोग वो फैक्ट्री लगाएंगे। अगर वो बहुत ही बेहतर है तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जिला लेवल का जो नेतृत्व वो करेंगे। अगर वो बहुत बेहतर है तो राज्य लेवल पे जाएंगे, पूरे एमसीएल को वो कल संभाल सकते हैं। तो अच्छे उस चंद्रगुप्त को जैसे बोलते हैं, तो अच्छे उस चंद्रगुप्त की निवड़ करना और उनके साथ इस विजन और मिशन को डेवलप करना, बस यही हमारी सोच है, यही हमारा काम है। और मुझे लगता है ये पूरी जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, ये जो बिजनेस मॉडल हमने बनाया है, ये एक्चुअली ये जो पंचायत राज का सिस्टम है, इतने सालों से, पुरखे से, हमारे प्राचीन भारत से ये जो चलता आ रहा है, और यही हमारे प्राचीन भारत ने पूरी दुनिया को ये जो मंत्र दिया है, बस उसके आधार पर वैसे ही हमारा एमसीएल का भी काम चलेगा दोस्तों। और आने वाले दिनों में इस पंचायत राज सिस्टम को बेहतर, स्ट्रांग और बेहतर करने वाला काम करेगी एमसीएल। धन्यवाद, थैंक यू। बेहतर काम करेगी एमसीएल जी नहीं, वो डायलॉग एक्चुअली श्याम सर का ये था कि आने वाला है एमसीएल राज। जी हाँ, पंचायत राज के इस खूबसूरत वेबिनार में कहीं ना कहीं छुपा था श्याम सर का एक थॉट, आने वाला है एमसीएल राज। गुड मॉर्निंग एमसीएल एंड एमसीएल इंडिया परिवार। आज आपके सामने और एक कॉन्सेप्ट और एक दमदार विजन पेश की गई हमारे शिल्पकार, रचनाकार माननीय श्याम गोलब जी की तरफ से। जी हाँ, गांव गांव में बसे, वाड़ी वाड़ी में बसे, पाड़े पाड़े में बसे हमारे सारे भारतीय किसानों के माध्यम से हम एक नई एमसीएल राज की लोकशाही का यहाँ पे अवतरण करने के लिए ही काम कर रहे हैं, जहाँ पे कॉमन मैन, कॉमन फार्मर का विकास होगा और वो अलग तरह का होगा। ये आज आपने हमको बहुत अच्छे समझाया श्याम सर, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। और जी, जीत कहाँ से आएगी? ये जीत यहाँ से आएगी जहां से प्रवीण तांबे एक क्रिकेटर की लाइफ में आई थी, जो बाचड़ ने आज हमको बताया कि हर एक को प्रवीण करना पड़ेगा। चांसेस कम है बट चांसेस तो है ना, चांसेस कम है बट चांसेस तो है ना, चांसेस कम है बट चांसेस तो है ना। मेरी लगन, डेडिकेशन मुझे सक्सेस देगी। जी हाँ, आज श्याम सर, प्राची मैडम ने और एक बार हमें वो उम्मीद, हमारी जो आस्था, हमारा जो विश्वास है, उसे बहुत ज्यादा सबल कर दिया है। थैंक यू वेरी मच। आई स्पेशली थैंक्स टू ऑल एमपीपी ओनर्स, एमपी ओनर्स, एमबीएस, BDS, senior BDS, prime BDS, and yes, all the stakeholders, farmers of MCL. Thank you very much. आज और एक बार वो नारा देने में बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि आप सबको, जी हाँ, आप सबको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और एमसीएल राज ही इस भारत देश की प्रगति का रास्ता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Dr. Lavesh sir. Thank you for being here and inspiring us once again. दोस्तों, मैं आप सभी को ये नम्र निवेदन करता हूं कि कृपया चैट बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमें भेजिए। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और मैं यहाँ पर अभिनंदन करना चाहूंगा, मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगा प्राची मैम का, जिन्होंने हर बार की तरह आज भी हमें एक अनोखी स्टोरी बताई और जिस स्टोरी से ये मैसेज हम तक पहुंचाया है कि नेवर गिव अप। परिस्थिति आपके काबू में नहीं है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार से हमें अपना मोटिवेशन कायम रखना है और लक्ष्य की ओर एक एक इंच करके बढ़ना है, इसका कहानी से हमने सीखा। दोस्तों, उम्र कोई मायने नहीं रखती, वो तो बस एक नंबर है। अगर आपका मकसद आपको पता है और अगर आपने हार नहीं मानी तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्राची मैम फॉर मोटिवेटिंग अस एज यूजुअल। धन्यवाद। एंड शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उस इंसान का जिसे सुनने के लिए हम बेकरार रहते हैं, हर शुक्रवार यहाँ पर आते हैं और आज भी वही बात हुई है। दोस्तों, आज भी हमने ये जाना
कि हमारे देश की जो पारंपरिक संस्कृति है ये किस प्रकार से गांव में बसी हुई है, और उसी गांव का वास्ता देकर जो पंचायत राज आज तक हम चलाए आ रहे थे, लेकिन पिछले 200 साल पहले कुछ एक कालखंड हुआ जहां पर ये इसे ब्रेक लगा था, लेकिन फिर एक बार हम उसी पंचायत राज का आसरा लेकर हमारे देश की प्रगति करना चाहते हैं। दोस्तों, वो सारी बातें हमारे एमसीएल के बिजनेस मॉडल में भी दिखती है, और वो सारी बातें प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले हमारे डॉक्टर श्याम सर, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पूरे एमसीएल परिवार की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि ये सारी सोच जो उन्होंने हमें दी है इसका कोई तोड़ नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्याम सर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, थैंक यू। एंड शुक्रिया अदा करना चाहूंगा वो बेसिक यूनिट, जी हाँ दोस्तों, जो हमेशा श्याम सर कहते हैं कि हमारा बेसिक यूनिट जो है वो है हमारा एमवीपी। एमवीपी हमारे चैनल पार्टनर, हमारे एमपीओ, एमबीएस, हमारे बीडीएस, प्राइम बीडीएस, सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एमसीएल के ऊपर भरोसा रखने के लिए, एमसीएल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारी पूरी एमसीएल टीम का। धन्यवाद दोस्तों। मैं फिर एक बार याद दिला दूं, इस चैट बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। और इसी के साथ मैं आपका होस्ट मंगेश शेलार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आपका, आपके परिवार का और पूरे एमसीएल परिवार की सेहत का ख्याल रखिए। और इसी के साथ मैं यहाँ पर ये घोषित करता हूं कि आज का यह ट्रेनिंग सेशन, आज का यह वेबिनार यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।